नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा क्रैकर सबके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने जो एलडीसी का आज पेपर हुआ है उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो साथियों, आज हम एलडीसी का जो 11 अगस्त को जो पेपर हुआ है, 11 अगस्त को जो पेपर हुआ है, इस पेपर का मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो साथियों, चलिए आज हम इस पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीके के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। उन क्वेश्चनों को हम सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद भारत के अंदर 16 बड़े महाजनपद हो गए थे। कितने बड़े जनपद हो गए थे? 16 बड़े महाजनपद हो गए थे। उन 16 के अंदर एक मल्ल भी एक महाजनपद था और इस मल्ल महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कुशीनारा या कुशीवटी। कुशीनारा या कुशावटी। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? बी, कुशावटी या कुशीनारा जो है मल्ल की राजधानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए हैं? बच्चों, मैंने आपको बताया था जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। 1 से लेकर 22 वे तीर्थंकर हैं जो अनैतिहासिक है, और 23वें और 24वें ये वो हैं जो कि ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि महावीर स्वामी ये अंतिम, दैट्स मीन 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्श्वनाथ, अगर हमें नजर आ रहे हैं, ये 23वें तीर्थंकर हैं। इसके बाद बात करें पद्मनाथ, ये छठे हैं, और ऋषभनाथ ये प्रथम है। तो पहले हो जाएंगे ऋषभनाथ, छठे हो जाएंगे पद्मनाभ, 23वें हो जाएंगे पार्श्वनाथ और 24वें हो जाएंगे महावीर स्वामी। आंसर के अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखें तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ हो जाएंगे। आंसर सी जो है, सॉरी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसानों पर चंवरी कर किसने अधिरोपित किया था? चंवरी कर का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था। और बच्चों, सबसे पहले अगर इस कर की बात करें, ये कर लगाने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था कृष्ण सिंह या कृष्णा सिंह। इन्होंने जो है किसानों पर चंवरी कर लगाया था। इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है? हाँ जी दोस्तों, मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के अंदर कुल मिलाकर 7 अधिकार थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल भारत के अंदर संविधान में 6 अधिकार हैं, और उन 5 अधिकार ऊपर वाले और सबसे लास्ट में एक अधिकार दे रखा है, और वो अधिकार कहता है कि अगर ऊपर वाले 5 अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। और ये बात अनुच्छेद 32 में लिखी हुई है। और अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार है? अनुच्छेद 32 में हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दैट्स मीन आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना गया है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में तो एक ही महापुरुष को जाना जाता है, और वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने इनकी आपको पूरी की पूरी बायोग्राफी बता रखी है कि इन्होंने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आर्मर्ड, दैट्स मीन बख्तरबंद किला है, और दैट्स मीन बख्तरबंद किला है। बच्चों, इतिहासकार अबुल फजल ने राजस्थान के किलों के बारे में कई कथन कहे हैं, और उनमें से एक कथन उन्होंने ये कहा है कि ये किला एकमात्र ऐसा है जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। ऐसी शब्दावली उन्होंने रणथंभौर के लिए इस्तेमाल की है। तो बच्चों, रणथंभौर दुर्ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल सवाई जय सिंह नहीं, राजा भाटी नहीं, राजा मान सिंह नहीं, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों
हवा महल का निर्माण करवाया था। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने जो मेवाड़ राजवंश माफ करें, आमेर राजवंश है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, आमेर के बारे में, और उस दौरान मैंने सवाई प्रताप सिंह के बारे में आपको पढ़ाया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने दौरा किया था? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको अनुमति मिल गई थी इंग्लैंड की महारानी की तरफ से व्यापार करने की। तो ये कंपनी व्यापार के लिए एशियाई देशों में दौरा करने लगी और सबसे पहले 1608 ईस्वी के अंदर व्यापार की अवधारणा लेकर ये अंग्रेज लोग भारत आए थे। और 1608 के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में उस समय शासन हुआ करता था अकबर के पुत्र, और अकबर के पुत्र का नाम होता है क्या? आप सभी को पता है बच्चों, सलीम। और सलीम अथवा उन्हीं को क्या कहा जाता था? जहांगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सलीम अथवा जहांगीर। और जहांगीर जो है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। और जहांगीर ने ही, मैंने आपको बताया था, 10 जनवरी 1616 को एक इन सर थॉमस रो के साथ मुलाकात भी की थी। कहां पर की थी ये आप मुझे बताओगे? ये मैंने आप लोगों को अच्छे से पूरी बात बता रखी है, तो ये मुझे आप बताओगे कि राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर जहांगीर ने सर थॉमस रो से मुलाकात की थी। और डेट मैं बता देता हूं, 10 जनवरी 1616। जगह आप लोगों को मुझे बतानी होगी। तो खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, कथनों के बारे में विचार करो। 2 कथन अपने को दे रखे हैं, उनमें से देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1927 के अंदर इसका क्या हुआ था? गठन किया था। आयोग में 7 सदस्य थे परंतु कोई भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल सही बात है, आयोग में 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था। फिर है, उपयुक्त कथनों में से उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो पहला है, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। नहीं जी, गलत बात है। कथन 1 असत्य है किंतु 2 असत्य है। नहीं जी। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। नहीं जी, ये बात भी नहीं है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। दैट्स मीन आंसर डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका हो जाएगा, दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बच्चों, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन जो है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और बच्चों, विजय सिंह पथिक ने जैसे ही बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर अपनी एंट्री मारी थी तो उस एंट्री से बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नेशनल लेवल पर मान्यता मिल गई थी। आप ये कह सकते हो, नेशनल लेवल पर इसकी पहचान बन गई थी। लोग जानने लगे थे कि बिजोलिया के अंदर भी कोई आंदोलन चल रहा है। क्षेत्रीय लेवल से बाहर निकलकर ये सामने आया था और कई सारे बड़े राष्ट्रीय लेवल के समाचार पत्र थे जिनमें इनकी खबरें भी प्रकाशित होने लग गई थी। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में डैश के शासनकाल में हुआ। अहमदनगर, अगर मैं बात करूं अहमदनगर के बारे में तो अहमदनगर अभियान अकबर ने भी बहुत सारे चलाए हैं। अहमदनगर अभियान की अगर मैं बात करूं तो अहमदनगर अभियान अकबर के पुत्र सलीम अथवा जहांगीर ने भी कई बार चलाए हैं। और अहमदनगर के अभियान की मैं बात करूं तो शाहजहां ने भी अहमदनगर अभियान चलाया है। लेकिन बच्चों, जब से शाहजहां ने अहमदनगर को पराजित किया उसके बाद अहमदनगर राज्य का अस्तित्व थोड़ा सा समाप्त हो गया था, प्रभाव कम हो गया था। अंतिम रूप से इनका जो है मुगलों के अंदर विलय हो गया था। मुगलों के साथ मुगलों ने अहमदनगर के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो इसका जो जवाब होगा वो शाहजहां आएगा। आगे बढ़ते हैं और है नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किस वर्ष संकल्प के साथ स्थापित हुआ? देखिए बच्चों, अगर हम बात करें नेशनल स्टैटिस्टिक्स और कमीशन की यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की, ये किस वर्ष संकल्प के साथ स्थापित हुआ? तो देखिए, स्थापित होने की अगर हम इसकी तिथि की बात करें तो 2006 आती है। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है
अगर हम इनको आधार माने तो इसका जवाब अपने पास ए आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन फिर भी एक बार जब आंसर की आएगी तो उसके आधार पर हम देख लेंगे कि इसके अंदर कहां गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शन के अनुसार आंसर ए आना चाहिए। फिर भी एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर हमारी पैनी नजर रहेगी, जब आंसर की आएगी तब देखते हैं विभाग के द्वारा क्या माना जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। मतलब कहने का यह है बच्चों कि फिर से एक कथनों वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। कथन 1, सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी। कथन 1 कह रहा है कि जो सिंधु सभ्यता वाली जो नगर थे वो नगरों के निर्माण के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि इनकी सड़कें समकोण पर काटती थी, किस तरीके की नगर व्यवस्था हुआ करती थी, तो बहुत अच्छी नगर व्यवस्था थी। तो बिल्कुल ये प्रसिद्ध थे नगर व्यवस्था के अंदर। तो ऑप्शन ए कथन 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात करें कथन 2 की, तो कथन 2 कह रहा है कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियां और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। देखो अगर हम बात करें सिंधु के नगरों की तो ज्यादातर नगर जो है वो इसी के किनारे पर पाए जाते हैं। हालांकि नगरों का विस्तार और भी बहुत ज्यादा था, लेकिन कथन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका विस्तार बिल्कुल ये बात भी सही है कि सिंधु नदी और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और उससे जस्ट नीचे अगर हम बात करें सरस्वती, तो यहाँ यानी कि जिसे इतिहास में हम सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं उस क्षेत्र के अंदर बिल्कुल हुआ है। तो ऑप्शन यहां पर अगर देखें ऑप्शन के अनुसार तो दोनों ही जो है इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सन 1800 ईस्वी में वह कौन था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा था। तो देखिए बच्चों सन 1800 के अंदर कहने वाला व्यक्ति जो है वो आ जाएगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में राजस्थान को राजपुताना कहा था। वैसे अगर मैं बात करूं तो जेम्स टोड ने बाद में कहा था, 1800 की बात की जा रही है यहां पर। 1800 के अंदर तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने ही कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके शाही दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ की गई थी। तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों बलबन। क्या आ जाएगा, बलबन। बलबन दिल्ली सल्तनत काल का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गुलाम वंश के अंदर राजा बना था बलबन, और बलबन ने ही अपने दरबार में ये 2 ईरानी प्रथाएं सिजदा, पायबोस ये शुरुआत की थी। साथ साथ इसने ईरानी त्योहार नवरोज अथवा नववर्ष उसकी भी क्या की थी, शुरुआत की थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़त नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिसोदिया राजवंश का जो किला गंभीरी और बेड़त नदी के किनारे पर है वो आ जाएगा बच्चों चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये गंभीरी और बेड़त इन दोनों नदियों के किनारे पर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है। तो बच्चों पूर्व जज रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है वो इस ऑटोबायोग्राफी के क्या है, लेखक रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरटीआई सूचना का अधिकार विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति दी गई। तो बच्चों इसे दी गई थी जून 2005 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा आरटीआई को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ। तो बच्चों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में अगर हम यहां पर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति चुना गया है उस व्यक्ति का नाम रहने वाला है अजय बंगा। अजय बंगा। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो वर्ल्ड बैंक है आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है भाई। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या है, हेड ऑफिस है, और वॉशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका भी क्या है, हेड ऑफिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें।
तो सूची 1 के अंदर लिखा गया है कुछ लोक कला दी गई है और उकेरी जाने वाली कुछ सामग्रियां दी गई है। जैसे कि अगर हम बात करें पाने, तो पाने जो है ये किस पर उकेरे जाते हैं? कागज पर। फड़, तो फड़ कपड़े पर मांडना दीवार और फर्श पर, और कावड़ लकड़ी पर। कहने का मतलब यह है, 1 का आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा, फड़ का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा, मांडना का आ जाएगा 2 और कावड़ का आ जाएगा 4। यानी 1 का आ जाएगा 4, ये बिल्कुल 1 का 4 आ जाएगा, तो बी का आ जाएगा 3, हाँ जी बिल्कुल, सी का हो जाएगा 2, मांडना दीवार, हाँ बिल्कुल, और डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो बच्चों थेवा कला की शुरुआत भी प्रतापगढ़ से हुई थी और संबंधित भी कहां से है? प्रतापगढ़ से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखना साथियों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं? इसी दिन हम यूएनओ डे, यूएनओ दिवस भी मनाते हैं। और यूएनओ के अगर आपसे पूछ ले कि सर इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस कहां पर है, तो आपको बता देना है कि सर इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? वीडी सावरकर, रंग बापूजी, लोकमान्य तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल जी, आनंद मठ के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है और हरित क्रांति फसलों से है, गुलाबी क्रांति जो है आपदा प्रबंधन, श्वेत, हाँ जी बिल्कुल, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से रहा है। तो यहां पर आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा भाई। बात करें फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे? बच्चों जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई उस समय फ्रांस के जो राजा हुए हैं उसका नाम था लुई 16वां, है ना। अब आप ये मत कहना सर लुई 16वां का मतलब, तो मैंने आपको कई बार बताया है, लुई 1, लुई 2, लुई 3 ऐसे करके बहुत सारे राजा आए थे। उनमें से 16वें नंबर पर कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिसकी मम्मी ने उसका नाम लुई रख दिया होगा, है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर ये लुई कैसा नाम था। बेटा इनकी माताओं को अंग्रेजी आती थी, अपनी माताएं होती तो बड़े प्यारे प्यारे नाम रखती है, राम धन, राम फल, राम लखन। मतलब कि ये लगता है कि पूरा का पूरा जो है देवी देवताओं का तड़का नाम के अंदर अपने यहाँ पर। और इनकी माताओं को इंग्लिश आती थी तो अंग्रेजी नाम रखे जाते थे। और ऐसे ही एक बच्चा हुआ होगा, वो लुई नाम रख दिया उसका, परिवार में 16वें नाम का लुई हुआ होगा तो उसका नाम रख दिया था। तो क्रांति के समय जो राजा था वो लुई 16वां ही हुआ करता था। आगे बढ़ते, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया? कपिलवस्तु नहीं जी, बोध गया नहीं जी, सारनाथ। बिल्कुल सही बात है, सारनाथ में पहला उपदेश, ये पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक उपदेश गुरुजी, तो बच्चों सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर दिए थे? श्रावस्ती के अंदर दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर अणुव्रत आंदोलन के प्रेरक कौन थे? तो बच्चों आचार्य तुलसी, बिल्कुल सामने नजर आ रहा ऑप्शन सी, ये अणुव्रत आंदोलन के प्रेरक थे। हाँ जी, इलाही एरा यानी कि कैलेंडर किसने जारी किया? इलाही संवत, कैलेंडर मतलब संवत, मैंने आपको बताया था। इलाही संवत और दीन ए इलाही धर्म दोनों की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? ये आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं और बता भी दोगे। शायद वीडियो देखते देखते जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोगों के मन में भी आ गया होगा कि सर बार बार रटा के गए हो, और दूसरा आप लोगों ने मुझसे पहले कर भी लिया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या नाम हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, क्योंकि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म और दीन ए इलाही संवत दोनों की क्या की थी? शुरुआत की थी। हाँ जी, लंदन के इंडिया हाउस के लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बच्चों 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने जब भंग किया और भारत को पहली बार क्षेत्रीय आधार पर बांटने की कोशिश की गई, उस दौरान इस इंडिया हाउस की स्थापना लंदन के अंदर की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम हुआ है श्यामजी कृष्ण वर्मा।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी बिश्नोई, ये वो महान वीरांगना हुई है राजस्थान की, जो वास्तव में वीरांगना कहलाने के लायक है, जिन्होंने चंद पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो ये अमृता देवी बिश्नोई है, और अमृता देवी बिश्नोई ने जो अपने प्राणों का बलिदान दिया था वो खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए दिया था बच्चों। और देखा जाए तो चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा हुई थी वो यहीं से मिली थी लोगों को, इस अमृता देवी बिश्नोई से। इनका मानना है कि पर्यावरण है तो सब कुछ है। और अमृता देवी जी वो महान वीरांगना हुई है राजस्थान की, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जब कभी ऐसी महान वीरांगनाओं के बारे में मैं बताता हूं तो मुझे रुडयार्ड किपलिंग, उस इतिहासकार का एक कथन याद आता है कि राजस्थान वो जगह है जहां की मिट्टी भी वीरों की हड्डियों के चूरे से बनी हुई होगी। तो वास्तव में यहाँ पर वीरांगना और वीर दोनों पैदा हुए हैं, और ऐसी एक वीरांगना थी अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आगे बढ़ते, तेजाजी का जन्म, तो आप सभी को पता है खरनाल, और खरनाल जगह कहां पड़ती है बच्चों, नागौर के अंदर पड़ती है। तो तेजाजी का जन्म खरनाल के अंदर हुआ था, नागौर में। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताओ जिसने केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश के आमरण को आमृतो प्रदान किया था। तो बच्चों ये है अल्लाह जलाई बाई। क्या हो जाएगा, अल्लाह जलाई बाई। हाँ जी, इन्होंने जो है इस गीत को अमृतन प्रदान किया था। सार्क ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, फुल फॉर्म होती है इसकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये वो संगठन है जो 1985 के अंदर बनाया गया था। इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 देश शामिल हैं। उन 8 देशों के नाम कमेंट करके आप मुझे बताना कि वो 8 देश कौन से सार्क के। और ईमानदारी से चीटिंग नहीं करना है रे कि सर दूर है तो चीटिंग करके बता देंगे। ईमानदारी से बताना है भाई कि सार्क के अंदर कुल कितने देश है और उनके नाम, ठीक है। हाँ, उन देशों के जो नाम है वो आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। खैर इसके एस्टेब्लिशमेंट में मैंने आपको बता ही दी है कि 1985 के अंदर इसकी क्या हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और अगर इसके हेड ऑफिस की मैं बात करूं तो इसका हेड ऑफिस हो जाता है बच्चों काठमांडू। और काठमांडू कहां पड़ता है, नेपाल के अंदर पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटो। नाटो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूछा गया है कि नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का जो पूरा नाम है बच्चों वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गुरुजी अपने यहां पर एक ओशियन है, ओशियन का नाम है अटलांटिक ओशियन। इस अटलांटिक ओशियन के आसपास कुछ उत्तर की तरफ आसपास कुछ देश हैं। कितने देश है गुरुजी, तो फिलहाल इसमें बच्चों 32 देश है। हाल ही में रिसेंटली इसके अंदर स्वीडन जुड़ा है 2024 में। इसके अलावा 31वां जो देश था वो फिनलैंड था और 30 इसके अंदर पहले से ही थे। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और बच्चों इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम के अंदर है। तो यहां पर तो केवल इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो अपने को बताना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कहां लिखा हुआ है, न्यू अटलांटिक ट्रीटी नहीं, न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब अपने सामने कुछ कथन दे रखे, इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा कथन गलत है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल भैया, बम नृत्य जो है वो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्लर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। नहीं जी नहीं, यहां पर इस नृत्य को शामिल नहीं किया गया, कालबेलिया को किया गया है। तो बच्चों ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी अगर आगे बात करें तो जासनाथी पंथ का अग्नि नृत्य रूप में बीकानेर के कत्रियासर गांव में उत्पन्न हुआ। बिल्कुल सही है। बुडला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बच्चों पुरुष केवल इसमें ढोल बजाते, महिलाएं सर पे मटका रख के डांस करती है। मैंने जब जोधपुर राज्य के बारे में आपको पढ़ाया था तो ये बुडला नृत्य कैसे प्रसिद्ध हुआ इसकी पूरी स्टोरी भी आप लोगों को सुनाई थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर गलत कथन छांटना था अपने को, और गलत कथन तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सर इसका जवाब भी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, उसका एक अवगुण है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, ये तो अवगुण नहीं हुआ। एकाधिकार का उदय, अगर देखा जाए तो एकाधिकार का उदय, हम यहां पर बिल्कुल अगर हम बात करें यहां पर, तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सी और बी के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन अगर ऑप्शन को आधार मान ले तो आंसर बी जो है मेरे हिसाब से ये सही होगा कि एकाधिकार का उदय। यहां पर हम इस चीज को थोड़ा सा मान के चलते हैं, बाकी एक बार इस क्वेश्चन के ऊपर हम बाद में भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगर हम बात करें दल बदल विरोधी कानून से तो अनुच्छेद 52, माफ करें 52वां संविधान संशोधन 1985 ये संबंधित है। क्यों सर? क्योंकि इसके तहत हमने 10वीं अनुसूची लागू की थी और 10वीं अनुसूची के तहत हमने क्या किया था? दल बदल को प्रतिबंधित करने की कोशिश की थी 1985 के अंदर। तो इसका सही जवाब 52वां आ जाएगा। बाकी हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 44वां संविधान संशोधन भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। भारत का इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। और जस्ट इसके काउंटर में फिर मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर पर्व समर्पित है देवी पार्वती। बिल्कुल करेक्ट, देवी पार्वती को समर्पित है और देवी पार्वती को ये जो गणगौर नृत्य है वो समर्पित है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अब अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।